हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। आप में से कई लोगों को क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में कंफ्यूजन होती होगी, सो उस कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर वेदर क्या होता है ना, डे टू डे चेंज होता रहता है। जैसे कि आज बहुत गर्मी है तो कल ठंडी हवा भी चल सकती है। दैट मीन्स ये आपके टेम्पररी होता है, डे टू डे चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट की बात करें तो वो किसी जगह का एकदम पर्टिकुलरली सिमिलर रहता है बहुत ही सालों से। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही गर्मी वाला यानी कि हॉट क्लाइमेट होगा, लेकिन कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर एक कोल्ड क्लाइमेट देखने को आपको मिलता है। दैट मीन्स वेदर तो आपका होगा टेम्पररी एंड क्लाइमेट होगा आपके परमानेंट। सो आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। अगर मेरी बात समझ में ना आए तो कोई नहीं, इधर रीड कर लो, आपकी क्लाइमेट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि भाई वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो फिर ये 5 आप लिख सकते हो। पहला तो है टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा है विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन। हो गए ना? तो फिर आप सिंपली इनको लिख के आ जाओगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे कि आप टेम्परेचर में लिख सकते हो, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो फिर उस जगह का जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही हॉट हो जाएगा, एंड टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर आपका कोल्ड होगा। ऐसा आप लिख सकते हो आई गेस। कंट्री के क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर बोले तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पे अपन पूरे साल को 3 मंथ्स के अंदर, सॉरी 3 सीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। रेनी सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई स्प्रिंग ऑटम वगैरह वो कहाँ गए, तो फिर अपन यहाँ पर मेन 3 सीजन्स की ही बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई किसी भी जगह का अगर अपन जाते हैं तो फिर क्या पूछते हैं, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। तो फिर अगर इंडिया के बारे में पूछे तो फिर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर एक मानसून टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वेदर एंड क्लाइमेट का जो एलिमेंट होता है, एक टेम्परेचर होता है, वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड कुछ जगह पर बहुत ही लो होता है। दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लाइमेटिक एंड वेदर को फॉर्म करने में। एंड जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन भी डिफरेंस कर सकती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ये आपके बारिश टाइप चीज़ों से डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि स्नोफॉल एंड रेन एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके। अब जो भी स्टेट्स इंडिया के कोस्टल एरिया में आते हैं ना, एंड अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन जो इंडिया के इंटीरियर स्टेट्स हैं ना, उनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंसेस घटते एंड बढ़ते रहते हैं। अपने देश के जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। दैट मीन्स ईस्टर्न से वेस्टर्न के बीच में बहुत ही एक लॉन्ग चेन बन जाती है रेनफॉल की डिक्रीजमेंट के लिए। आप खुद ही सोच के देख लो ना कि राजस्थान की बारिश एंड वहाँ के मिजोरम, आसाम साइड की बारिश में कितना डिफरेंस होता है। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं ना, वहाँ पर इलाके में रहने के वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ को भी बहुत ही अफेक्ट करती है। उनके खाने की चीज़ें, उनके पहनने की चीज़ें एंड ऑल दैट थिंग्स, इन सब को ये बहुत ही हैविली अफेक्ट करती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के जो डेजर्ट कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं, वो लोग वाइट कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। क्यों? ताकि जो सन की रेस पड़ती है ना, उन पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो सके। दैट्स वाई दे वियर वाइट क्लोथ्स। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई व्हाट आर दी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, तो फिर ये तुम चीज़ें लिख सकते हो। लैटिट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैटिट्यूड क्या होता है वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बता दिया था। सेकंड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। आप अगर हाइट पे रहते हो, ज़्यादा ऊंचाई जैसे कि माउंटेन्स वगैरह पे, एंड नीचे रहते हो तो फिर दोनों में डिफरेंस होता है। किसी भी सी से आपकी दूरी कितना होता है वो भी मैटर करता है कि भाई आपका स्टेट सी से कितना दूर है एंड कितना पास में, इससे भी आपके टेम्परेचर में डिफरेंस होता रहता है। एंड रही बात प्रेशर एंड विंड सिस्टम की, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि भाई अगर आपकी गर्म हवा आ रही तो फिर आप खुद ही बता सकते हो कि गर्म हवा अच्छी है कि ठंडी हवा अच्छी है। एंड जो स्टेट्स भी ओशन के पास में रहते हैं ना, उनके तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ओशन करंट्स के चलते बहुत सारा क्लाइमेटिक कंट्रोल हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, तो फिर तुम कुछ ये पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो इंडिया को एकदम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके निकलती है। तो फिर वो ना दो इंडिया को 2 पार्ट्स में तो डिवाइड करते ही, साथ में उसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है। जम्मू एंड कश्मीर में इतनी ठंड है वो तो तुम्हें पता है, बट तुम्हें क्या पता है अगर हिमालयास नहीं होते ना, तो फिर सेंट्रल एशिया से इतनी ठंडी हवा आ रही ना, तो और भी ज़्यादा ठंडा होता है जम्मू एंड कश्मीर। बट अपने जो हिमालयास है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर सोचो अगर वो ना होता तो कितना ज़्यादा ठंडा वहाँ पर हो जाता। अब एक टर्म आता है कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स कब होता है? जब अपना अर्थ जो रोटेट करता है ना, इससे ये फोर्स जनरेट होता है। एंड इसका एक अच्छा डेफिनेशन देखना है तो फिर तुम इस पिक को देख सकते हो, ठीक है। हु नोस, बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले तो। एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिर उसे भी आप देख लीजिएगा। एंड हमारा जो चैप्टर है ना, इसमें हम मोस्टली बात करेंगे मानसून के क्लाइमेट के बारे में, कि मानसून में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं देश भर के अंदर। मानसून को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है पहला है एडवांसिंग मानसून एंड दूसरा है रिट्रीटिंग मानसून।
अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ मानसून के बारे में ही क्यों नहीं पढ़ रहे, मतलब कि बाकी जगहों के बारे में क्यों नहीं, जैसे कि समर एंड विंटर के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे। तो फिर इसलिए पढ़ रहे, जैसे मैं आपको बताया था ना कि इंडिया को हम क्या कहते हैं, मानसून टाइप क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, इसलिए हम सिर्फ मानसून ही पढ़ेंगे। तो मानसून से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो कि इसको डिफर करते हैं, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पर अफेक्ट करते हैं, उन सब पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो। जितना इंपॉर्टेंट लगता नहीं मुझे, बट देन ऑल्सो आप इसको रीड कर सकते हो। अब इस बुक में क्या बताया गया कि जो अपना मानसून है ना, वो विंड्स के चलते ही बनता है। दैट इज़ एक जगह से दूसरी जगह विंड का ट्रांसफर होता है, उसी से ही मानसून फॉर्म होता है। एंड इसके अंदर आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मानसून होती है वो आपकी साउदर्न टिप यानी कि साउदर्न पार्ट में ही आती है, और वो स्टार्ट होती है कब, जून के महीने में सबसे पहले आ ही जाती है वहाँ पर। एंड जो अपना मानसून है वो रिट्रीट करना स्टार्ट करता है सितंबर के महीने में, जो कि होता है आपके लगभग नॉर्थ वेस्ट एरिया से स्टार्ट हो जाता है। जो आपका रिट्रीटिंग मानसून सीजन होता है, इसमें अंदर क्या होता है, गर्म मौसम से ठंडे मौसम के बीच में चेंज होता है। दैट इज़ हॉट रेनी सीजन टू कोल्ड ड्राई सीजन के बीच में चेंजेस होते हैं। अब जब ये रिट्रीट कर रहे हैं तो फिर अपने नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो लो प्रेशर है ना, वो चला जाता है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि कोलकाता साइड में। तो फिर वहाँ पर क्या साइक्लोन्स फॉर्म होते रहते हैं। तो देखा आपने कैसे कि मानसून बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कर देता है अपनी कंट्री के ऊपर, पूरे क्लाइमेटिक कंट्रोल कर देता है मानसून। अब जरा हम बात करते हैं मानसून के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फिर बोले तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेजेंड्स, आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि भाई रेनफॉल जब होती है ना, तो फिर नापते कि भाई कितनी सेंटीमीटर या फिर कितनी बारिश हुई है। तो फिर हर एक साल अलग अलग बारिश होती रहती है, नहीं कभी ज़्यादा तो कभी कम, एंड किसी स्टेट में ज़्यादा तो किसी में कम। सो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करता रहता है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो गई ना, वहाँ पर तो कहते हैं कि फ्लड होगा, एंड जहाँ पर कम होती है वहाँ पर सूखा पड़ जाए, यानी कि ड्रॉट। दैट मीन्स ये मानसून बहुत ही बड़ी ऊंची चीज़ है, ठीक है ना। चलो मानसून के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, अब तुम लोगों के अगर मन कर रहा है ना कि भाई दूसरे सीजन्स के बारे में पढ़ाओ, तो उनके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। जब विंटर सीजन चलता है तब मैंने नॉर्थ ईस्ट विंड्स बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल करती पूरे कंट्री के अंदर। उस वक्त दिन तो थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन रात चलते ही बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती पूरे कंट्री के अंदर, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, ओके। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रोस्ट या फिर स्नोफॉल देखने को तो आराम से मिल ही जाएगी, खासकर जहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स का एरिया होता है। क्या आप लोगों ने कभी स्नोफॉल एक्सपीरियंस की है? मैंने तो नहीं की है, आपने की तो बताइएगा ज़रूर। एंड अब समर्स की बात करें तो फिर यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में बहुत ही गर्म हवाएं चलती रहती है, जिन्हें हम बोलते हैं लू। इसमें टेम्परेचर तो बहुत ही इंक्रीज हो जाए, एंड जो अपने एयर कंडीशंस होते हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वो बहुत ही लो हो जाए। दैट मीन्स गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। जो अपना एडवांसिंग मानसून होता है ना, वहाँ पर पूरे देश को लगभग सबसे मैक्सिमम बारिश उसी वक्त मिलती है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाई इज मानसून नीडेड या फिर व्हाट इज द यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ मानसून, तो फिर ये 5 एक पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमंस को मानसून की बहुत ज़रूरत है फॉर द नीड ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड ऑल दैट थिंग्स, क्योंकि उसमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फार्मर्स को, राइट। अब इंसानों का ही क्यों सोचे, प्लांट्स एंड जो एनिमल्स होते हैं उनको भी तो पानी की ज़रूरत होती है ना। मानसून आपका ज़रूरी होता है गर्म से ठंडे चीज चेंज करने के लिए। दैट मीन्स अगर आपकी ज़्यादा गर्मी हो रही तो फिर आपके यहाँ पर ठंडी होने लग जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मानसून। और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि आप खुद भी लिख सकते हो वैसे तो, बट बुक के एग्जाम्पल लिखोगे तो फिर बेस्ट रहेगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। एंड मैप वर्क की बात रही तो फिर मुझे इस चैप्टर में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कुछ इतना इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहा है। क्योंकि आप लोग खुद एक बार इस मैप को देखिएगा कि भाई दूसरे चैप्टर के मैप्स एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर्स मैप, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाले मैप के क्वेश्चंस कोई नहीं पूछने वाला, तो फिर इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगला एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिएगा। सो गुड बाय लेजेंड्स।